प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में दूसरे दिन योगेश्वरी मंदिर में किए दर्शन और कांडी मंदिर में की पूजा अर्चना। मतुआ समुदाय के लोगों को किया संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में महाराणा प्रताप की मूर्ति का किया अनावरण। इस अवसर पर उन्होंने बहराइच के लिए 333 करोड़ रुपए से अधिक की लगभग 115 परियोजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास। लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए होली के अवसर पर कैसरबाग बस स्टेशन को किया गया सैनिटाइज। लोगों की जा रही है थर्मल स्कैनिंग। और होली के अवसर पर बढ़ती हर्बल रंगों की मांग को सोनभद्र की महिलाएं कर रही हैं पूरा। पलाश के फूलों से बना रही हैं हर्बल रंग। ऑनलाइन हो रही है बिक्री। नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार। देखिए मेरे साथ इन समाचारों को विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी का आज बांग्लादेश दौरे का दूसरा दिन है। पीएम मोदी ने जोगेश्वरी काली मंदिर में दर्शन किए और मां काली को सोने चांदी का मुकुट चढ़ाया। इसके बाद पीएम मोदी ने शेख मुजीबुर रहमान स्मारक पहुंचकर महानायक को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी और कांडी मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे और कांडी मंदिर में दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मतुआ समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने यहां आने की इच्छा बहुत पहले प्रकट की थी। उन्होंने आगे कहा कि हमारा रिश्ता मन से मन और जन से जन का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ठाकुर परिवार का प्यार उन्हें हमेशा मिलता रहा है। भारत और बांग्लादेश दुनिया में स्थिरता चाहते हैं। मैं आज वैसा ही महसूस कर रहा हूं जो भारत में रहने वाले मतुआ संप्रदाय के मेरे हजारों लाखों भाई बहन ओराकांदी आकर जो महसूस करते हैं, आज मैं भी वही महसूस कर रहा हूं। मैं आज यहां आया तो मैंने उनकी तरफ से भी इस पुण्य भूमि को चरण स्पर्श किया है। इस दिन की, इस पवित्र अवसर की प्रतीक्षा मुझे कई वर्षों से थी। साल 2015 में जब मैं प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार बांग्लादेश आया था, तभी मैंने यहां आने की इच्छा प्रकट की थी। वो मेरी इच्छा, वो मेरी कामना आज पूरी हुई। मुझे लगातार श्री श्री हरिचांद ठाकुर जी के अनुयायियां, उनसे प्रेम और स्नेह हमेशा मिलता रहा है। उनके परिवार का अपनापन मुझे मिलता रहा है। मैं आज ठाकुरबाड़ी के दर्शन लाभ के पीछे उनके आशीर्वाद का प्रभाव भी मानता हूं। बांग्लादेश की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय दिवस के कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि सभी भारतीयों की तरफ से आप सभी बांग्लादेश के लोगों को हार्दिक बधाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की आजादी के लिए उन्होंने भी सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साझी विरासत, संस्कृति और चुनौतियों वाले पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ हर मोड़, हर पड़ाव पर साथ खड़े रहने का भरोसा। स्वर्ण जयंती के थीम सॉन्ग पर ताल से ताल मिलाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को भारत और बांग्लादेश के बीच अटूट संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संदेश दिया। हम दोनों ही देशों के लिए 21वीं सदी में अगले 25 वर्षों की यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी विरासत भी साझी है, हमारा विकास भी साझा है, हमारे लक्ष्य भी साझे हैं, हमारी चुनौतियां भी साझी है। हमें याद रखना है कि व्यापार और उद्योग में जहां हमारे लिए एक जैसी संभावनाएं हैं, तो आतंकवाद जैसे समान खतरे भी हैं। इस दौरान बंगबंधु पर इटर्नल फिल्म भी रिलीज की गई।
बंगबंधु के जीवन से जुड़ी फिल्म ने स्वतंत्रता संग्राम की यादें ताजा कर दी, जब लाखों बांग्लादेशी बेटे बेटियों ने अपनी भाषा और संस्कृति के लिए अनगिनत अत्याचार सहे जिंदगी को दांव पर लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि उन्होंने भी बांग्लादेश की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती और मुजीबुर रहमान के शताब्दी समारोह के अवसर पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने कोविड महामारी की चुनौतियों समेत दूसरे मौके पर बांग्लादेश के साथ खड़े रहने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। India is the closest neighbor and a trusted friend of Bangladesh. I recall with deep appreciation the unstinting moral and material support that the political leaders and the people of India extended to Bangladesh during our war of liberation. कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री समेत विश्व के दूसरे नेताओं ने भी शिरकत की। हालांकि कोविड महामारी के चलते अधिकतर लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में भाग लिया। Greetings and congratulations to the government and people of Bangladesh on the 50th anniversary of their independence. The people of Bangladesh have made tremendous strides over the past 5 decades, particularly on issues of social development and disaster preparedness. I congratulate you on this progress, including your forthcoming graduation from the category of least developed countries. It's amazing to reflect on how much your nation has achieved since the circumstance of its birth. It was the visit of Sheikh Mujibur Rahman here in 10 Downing Street in 1972 that was instrumental in forging the friendship between our countries, and I fondly recall being welcomed to Bangladesh with a great deal of warmth and generosity in 2018. बंगबंधु के हौसले नेतृत्व ने यह तय कर दिया था कि कोई भी ताकत बांग्लादेश को गुलाम नहीं रख सकती है। न सिर्फ बांग्लादेश आजाद हुआ, बल्कि आज अपनी स्वतंत्रता की स्वर्णिम जयंती भी मना रहा है। ये समारोह तब और भी खास हो जाता है जब उसके अस्तित्व से लेकर उसके हर दुख सुख में साथ खड़े रहने वाला पड़ोसी देश भारत के प्रधानमंत्री की ओर से दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का भरोसा मिलता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बहराइच में महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने बहराइच के लिए 333 करोड़ रुपए से अधिक की लगभग 115 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र एवं प्रधानमंत्री आवास की चाबी सौंपी। इस अवसर पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बहराइच एक आकांक्षात्मक जिला था, जिसमें जिला प्रशासन एवं अधिकारियों की मेहनत से कम समय में उच्चतम स्तर पर विकास कार्यों में पहुंचा गया है। उन्होंने कहा कि यह एक तराई क्षेत्र है जहां मौसमी बीमारियों से बचाव की जरूरतों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही इस मंडल के 4 जनपदों में 3 मेडिकल कॉलेज दिए जा चुके हैं, जिसका लाभ जनता को मिलना शुरू हो चुका है। मैं आप सबसे आह्वान करूंगा, इस स्वास्थ्य बीमा की कवर के साथ आप सभी जुड़े, हर गरीब परिवार को जुड़े। उसके कार्ड निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं और व्यापक पैमाने पर बनाए जाने चाहिए। इन पैनल में हॉस्पिटल में आप जाएंगे, कार्ड को केवल जमा करेंगे, उस आधार पर सारी स्वास्थ्य सुविधा आपको फ्री में वहां मिलती दिखाई देगी। एक बड़ा कार्यों पर अलग अलग कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा सकते हैं और मैं आह्वान करूंगा, इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके हम योजनाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। आकांक्षात्मक जनपद बहराइच विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंच सके, इसलिए बेहतरीन स्वास्थ्य केंद्र के रूप में प्रधानमंत्री जी के करतम्बों से हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव यहां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण का कार्य संपन्न कर चुके हैं। मेडिकल कॉलेज विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा का एक केंद्र होता है। धीरे धीरे करके वहां पर जो विशेषज्ञ चिकित्सक और
इससे जुड़े विशेषज्ञ वहां पर आएंगे। आप देखेंगे कि बहराइच और आसपास के जनपद स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा, देश स्वस्थ होगा और स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र ही एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की परिकल्पना को साकार कर सकता है। देश में 1 अप्रैल से श्रम कानूनों में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। श्रम कानूनों में होने वाले बदलाव को लेकर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि 1 अप्रैल से नए श्रम कानून प्रभावी होने जा रहे हैं। 44 श्रम कानूनों को बदलकर 4 कोड में तब्दील किया गया है। श्रम कानूनों को बदलने की यह प्रक्रिया लंबे समय से चली आ रही है, जिसे अब अंतिम रूप दिया जा चुका है। यह श्रमिकों और मजदूरों के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है। 2020 में राजनीतिक क्षेत्र के हिसाब से श्रम कानून में बड़ा परिवर्तन हुआ। यह सभी के लिए नया कानून सरल और सुविधाजनक होगा। नहीं, ये प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है। 44 श्रम कानूनों को 4 कोड में बदलने की काम की प्रक्रिया करीब करीब पूरी हो गई है और अब जो कानून है शीघ्र ही लागू हो जाएंगे और 1 अप्रैल से लागू होने की पूरी संभावना है और ये वास्तव में एक बड़ा कदम है। श्रम कानून सरल हों, सुविधाजनक हों और आसानी से उनका क्रियान्वयन हो सके, तो उसके हिसाब से हमने हर स्तर पर बात कर ली है और बात का एक सही जानकारी भी मिल रही है। तो हम इतना ही कह सकते हैं कि एक 2020 में जो बड़ा परिवर्तन राजनीतिक क्षेत्र के हिसाब से देश के मजदूरों के लिए हुआ है वो श्रम कानूनों के परिवर्तन का है, जिसको अब अमली जामा मुझे लगता है 1 अप्रैल से पहुंचा दिया जाए। सरकार के प्रवक्ता व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने मुख्तार अंसारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है। प्रयागराज में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार की माफियाओं के खिलाफ चल रही मुहिम पर मुहर लगा दी है। आज होली के पहले सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से उन परिवारों को न्याय मिलेगा जो मुख्तार से पीड़ित थे। उन्होंने पंजाब सरकार पर मुख्तार की मदद करने का भी आरोप लगाया है। देखिए, जिस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है, आज वो उन्होंने मोहर लगाई है योगी सरकार और मुख्य रूप से योगी जी के मुहिम पर कि कानून का राज उत्तर प्रदेश में रहेगा और उसके लिए जितने भी प्रयास होंगे वो करते रहेंगे। और योगी जी की सरकार अन्य दफे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे गई। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने पूरी कोशिश करी कि मुख्तार अंसारी ना आ पाए। जीत सत्य की हुई है, उन लोगों के लिए हुई है जिन लोगों के परिवार के साथ जो प्रताड़ित हुए हैं मुख्तार अंसारी और इंसाफ नहीं मिला। आज उनको ये होली की बहुत बड़ी सौगात मिली। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं छोटा सा विराम। अरे आशा बहन, बस देखे आइल बानी कि घर में कौनो बच्चा के बुखार ता नहीं खे आवत। चुटकी के हल्का से बुखार आ रहल बा, मौसम बदलता ना। अरे फिर ता एके लेके तुरंत ब्लॉक या जिला के सरकारी अस्पताल जा। काहे? बुखार शुरू ही तो भइल बा। अरे नहीं दीदी, कौनो बुखार दिमागी बुखार हो सकेला। ई बच्चा के शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बना सकेले और दिमागी बुखार जानलेवा हो सकेले। अरे बाप रे, हम छुटकी के अब्बे ही लेकर जाता नहीं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले। एक एक पल की देरी बच्चे पर पड़ती है भारी, या तो जान पे बन आए या जीवन भर लाचारी। झोला छाप और झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना, अस्पताल लाना बच्चे को, इसमें देर न करना भैया, इसमें देर न करना। हाँ, बुखार में देरी पड़ेगी भारी, फौरन शुरू हो उपचार तो क्यों होगा दिमागी बुखार। समाचारों में आपका फिर स्वागत है।
भारत में कोविड-19 टीके की अब तक कुल 5 करोड़ 59 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि शुक्रवार शाम 7 बजे तक 80,66,471 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की पहली खुराक दी गई, जबकि 51,27,234 दो दूसरी खुराक भी दी गई। इसी तरह अग्रिम मोर्चे के 86,79,307 कर्मियों को पहली खुराक, जबकि 34,96,356 को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। मंत्रालय के मुताबिक इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 2,57,01,645 लाभार्थियों को, जबकि विभिन्न रोगों से जूझ रहे 45 से 60 आयु वर्ग के 58,86,599 लोगों को टीके की पहली खुराक दी गई। मंत्रालय ने कहा कि शुक्रवार को शाम 7 बजे तक टीके के कुल 14,53,172 खुराक दी गई, जिनमें से 13,32,550 लाभार्थियों को पहली खुराक दी गई, जबकि 1,20,622 लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी गई है। देश के 5 राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में कोविड के मामलों में तेज वृद्धि देखी जा रही है। इसी बीच केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आगामी दौरे पर कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए आवश्यक उपाय करने के लिए पत्र लिखा है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 5 और शहरों में रविवार को लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य में रविवार से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इसी बीच कोरोना से बचाव के लिए सरकार के प्रयास जारी हैं और इसी के तहत देश भर में 5.69 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई है। लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर परिवहन विभाग भी सतर्क हो गया है। परिवहन विभाग ने अभियान चलाकर पूरे बस अड्डे को सैनिटाइज किया है। मास्क और यूनिफॉर्म पहनकर पूरे बस अड्डे की थर्मल स्कैनिंग भी हो रही है। आला अधिकारी खुद मौके पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। होली के त्योहारों को देखते हुए यह एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हमारे बस स्टेशन के अंदर 2 शिफ्टों में कोरोना की टेस्टिंग स्वास्थ्य विभाग द्वारा बराबर कराई जा रही है, जिसमें हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा हम डेली अपने बस अड्डे, यात्री हॉल को सैनिटाइज कराते हैं। थर्मल स्कैनिंग 24 आवर चलती है। थर्मल स्कैनिंग अब जो बैठे यात्रियों की घूम घूम कर भी की जा रही है और लोगों को कोरोना के प्रति जागृत भी किया जा रहा है। मास्क पहनने के लिए लोगों से कहा जा रहा है ताकि कोरोना के प्रसार को रोका जा सके, चैन को तोड़ा जा सके। जनपद कानपुर देहात में संक्रमण का दायरा एक बार फिर से बढ़ने लगा है, जिसे देखते हुए शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से विशेष सख्ती बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग को अधिक से अधिक टीकाकरण करने के साथ ही जांच के निर्देश दिए गए हैं। जनपद में सभी 7 एक्टिव केस एक्टिव हैं और साथ ही 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को अब तक 1700 कोविड वैक्सीनेशन के टीके लग चुके हैं। इसके साथ ही आगामी त्योहारों को लेकर भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके साथ ही व्यक्ति, संस्था, संगठन की सामूहिक बैठक, धरना प्रदर्शन, सामूहिक समारोह बिना अनुमति के नहीं किए जा सकते। हालांकि शादी समारोह व शव यात्रा पर यह रोक प्रभावी नहीं होगी, जबकि बीमार व्यक्ति व बिना छड़ी के सहारे न चल पाने वाले व्यक्ति को भी इससे राहत दी गई है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने 20 अप्रैल तक जिले में धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए हैं। मार्च महीने का लक्ष्य था हमारा 43,000 का, उसके सापेक्ष लगभग हम लोग 75% अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं। जो टेस्टिंग का है वो इम्पॉर्टेंट है कि 1450 टेस्ट मिनिमम हमारे एक्सपेक्टेड हैं। उसमें कुछ दिनों में अच्छा हुआ है, कुछ दिनों में कम भी हुआ है। कुछ MOICs का कम हुआ था, झींझक वगैरह का, उनको स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया गया है। तीसरी बात यह है कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं होली के समय पे, उनके चिन्हांकन की बात है। उनको चिन्हांकन के लिए निगरानी समितियों को रीएक्टिवेट किया गया है, ताकि कहीं अगर बाहर से लोग आए हैं तो उनकी सूचना मिल जाए और MOIC के माध्यम से बाहर वालों का टेस्टिंग फौरन हो जाए और उनके परिणाम आने तक वो जो है आइसोलेशन में रह जाए। और अगर टेस्टिंग में वो निगेटिव पाए जाते हैं तो ऑफ कोर्स फिर आगे वो कार्य अपना कर सकते हैं। प्लानिंग डायरेक्टर KN सिंह ने कोविड के बढ़ते मरीजों को देखते हुए कहा कि गांव घर में प्राप्त होने वाली जड़ी बूटियों से कोविड का बचाव किया जा रहा है। लोग इसे प्राकृतिक रूप से प्राप्त कर रहे हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ये जड़ी बूटियां इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती हैं, जिसमें कोविड समेत कई बीमारियों से बचा जा सकता है।
जड़ी बूटियों से ठीक किया जा सकता है, अन्यथा सिर्फ वैक्सीन और एलोपैथिक मेडिसिन के सहारे ठीक करना असंभव है। यही कारण है कि दोबारा कोरोना वायरस नए रूप में उभर रहा है और ठीक कर पाना कठिन हो रहा है। महिलाओं को अगर अवसर मिलता है तो वह हर क्षेत्र में काम करने में सक्षम है। कन्नौज में विकास भवन में प्रेरणा कैंटीन का शुभारंभ करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि कैंटीन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जहां इससे आय होगी, वहीं लोगों को शुद्ध भोजन मिलेगा। कैंटीन में प्रयोग होने वाला सामान भी स्वयं सहायता समूह में तैयार किया जाता है। इस कैंटीन के शुभारंभ के अवसर पर महिलाएं प्रसन्न नजर आईं। उन्होंने कहा कि इस तरह की योजनाओं से हमें स्वावलंबी बनने का अवसर मिलता है। कैंटीन में आने जाने का मौका मिला है और इसी में हम सब लोग जुड़ के अपना अपना काम, अपना अपना धंधा इसी में आटा और दाल और आलू और मतलब बेसन और मतलब सप्लाई करेंगे और सप्लाई से सारी महिलाओं को बताएंगे, महिलाओं से कहेंगे कि मतलब जो काम आपको करना है तो मतलब कैंटीन से ही करना है और कैंटीन में आए और अपना रोजगार बढ़ाएं। इस कैंटीन के लिए मतलब हमने अप्लाई किया था तो हमारा समूह जो है सन 2016 में गठित हुआ था। तो इस बेस पे CDO साहब और DM साहब की पहल से हमको ये कैंटीन मिली, जिससे हमें कैंटीन खोलने से ये लाभ है कि हमारी जो समूह की दीदियां हैं वो मतलब उनसे बेसन है, आटा है, मतलब पिसवा के हल्दी है, धनिया है और दाल वगैरह है, वो जो है समूह की दीदियों से ही मतलब करवा के हम खरीद करेंगे। तो उससे हमारी और समूह की दीदियों को फायदा मिलेगा। उस समूह की दीदियों को भी उससे रोजगार मिलेगा और जो हमारा लंच पैकेट का डिब्बा रहेगा वो हमारी समूह की दीदियां ही तैयार करेंगी। सन 16 में यह समूह गठन हुए थे, उसमें बहुत सी दीदी की स्थिति बहुत खराब थी। अब समूह में जुड़ के जो है वे आगे बढ़ रही हैं और हम लोग उसी में से मदद कर रहे हैं। तो अब समूह वाली दीदी जो अपना मतलब है हम पैसा देके वो अपना धंधा कर रही हैं, हम लोगों को मतलब खूब कर रही हैं। तो कैंटीन में शामिल भगवान श्री कृष्ण की नगरी में होलिका उत्सव के त्योहार में रंगों की बारिश हो रही है। आज यहां गोकुल में बाल गोपाल के स्वरूपों के साथ छड़ी मार होली खेली गई। बाल गोपाल की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भक्त भाव विभोर होकर नाचते गाते दिखे। अपने शाम को रिझाने के लिए गोपियों ने 16 श्रृंगार करके भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के साथ छड़ी मारकर होली खेलने का आनंद लिया। श्रद्धालुओं ने भी अबीर गुलाल के साथ इस होली के रंग में वे सभी नजर आए। होली का खुमार लखनऊ के रोगों पर अब चढ़ने लगा है। बिना रंग के होली की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन मुश्किल यह है कि आजकल इन रंगों में जो केमिकल पाए जाते हैं वह हमारी त्वचा और आंखों के लिए हानिकारक होते हैं। NBRI ने इस समस्या का हल ढूंढ लिया है। NBRI ने हर्बल गुलाल तैयार किए हैं जो एंटीबैक्टीरियल, एंटी एलर्जिक और इको फ्रेंडली होते हैं। इन रंगों का उत्पादन मंदिरों में चढ़ाए गए फूलों के द्वारा किया जाता है। कि सभी को जो मतलब आजकल जो हर्बल गुलाल है, जो पौधा का डिफरेंट पार्ट से बनता है, उसको यूज़ करें, जो कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा उसका, इसमें कोई केमिकल्स नहीं होता। जैसे कि मैं NBRI का बात बताऊं, ये हम लोग का बहुत पुरानी प्रोडक्ट है और टेस्टेड भी है। इसका इतना डिमांड रहता है कि होली का 7 दिन पहले ये पूरा मार्केट से ख़त्म हो जाता है। सो इसमें क्या होता है कि हम लोग कुछ भी केमिकल्स यूज़ नहीं करते हैं, 100% हर्बल होता है। सो कभी ये नुकसान नहीं करेगा किसी का स्किन को। प्राकृतिक संपदाओं वाले सोनभद्र जिले के पहाड़ी अंचलों में पलाश के फूल इन दिनों न सिर्फ आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, बल्कि ग्रामीण अंचलों की महिलाएं इससे रंग बनाकर अपनी आजीविका भी चला रही हैं।
स्वयं सहायता समूह से जुड़कर रंग बनाने वाली महिलाएं बताती हैं कि यहाँ के जंगलों में पलाश बहुआयात है, जिसे परिष्कृत कर हम लोग हर्बल रंग और गुलाल बनाते हैं। इस रंग की मांग बाजारों में होली के अवसर पर बहुत रहती है। महिलाएं यह भी बताती हैं कि न सिर्फ पलाश बल्कि गेंदा और गुलाब के फूलों का भी उपयोग करके हर्बल रंग बनाया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला समन्वयक MG रवि ने बताया कि पूरे जिले में 1 दर्जन से ज्यादा समूह इस हर्बल रंग गुलाल बनाने के काम में लगे हैं, जिससे उन्हें बहुत अच्छी आय भी हो रही है। उन्होंने यह भी बताया कि ये सारे प्रोडक्ट सोन ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भी खरीदे जा सकते हैं। उबलते हुए पानी में 10 से 15 मिनट पकाएंगे, उसे नीचे उतार के ठंडा होने के बाद छान के उसके अर्क को अरारोट में मिला करके रख देंगे। सूखने के बाद मिक्सर ग्राइंड करेंगे, उसमें गुलाब जल मिलाएंगे, मिलाने के बाद उसे पैक करेंगे। पैक करने के बाद हम मार्केट में उसे जाकर बेचेंगे। 1 किलो हमें गुलाल बनाने के लिए उसमें 80 रुपये का लागत है, जिसे हम 1 किलो बेचने के लिए 150 रुपये में बेचते हैं। यहाँ पर बहुतायत मात्रा में जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर वो पलाश के फूल पाए जाते हैं, जिसका कोई उपयोग नहीं है। तो यहाँ पे जो समूह की जो महिलाएं हैं वो क्या करती है कि पलाश के फूलों को इकट्ठा करती हैं। इकट्ठा करने के बाद फिर उसको प्रोसेस करके उससे हर्बल गुलाल बनाती हैं और इससे इनकी आमदनी हो जा रही है और बड़े आसानी से इनको रॉ मटेरियल मिल जा रहा है। देखिए इसकी जो कॉस्टिंग आती है वो बेसिकली 70 से 75 रुपये के आसपास आती है पर केजी, और ये बड़े आसानी से 130 रुपये से लेकर के 150 रुपये किलो तक बेच रही हैं। तो अप्रॉक्स अगर हम देखें तो 40 से 50 रुपये का प्रॉफिट पर केजी महिलाओं को हो रहा है। इस समय होली का त्यौहार है और ये प्राकृतिक रंग और सिंथेटिक कलर्स में जो सबसे बड़ा फर्क ये है कि सिंथेटिक कलर्स में इंडस्ट्रियल डाई, ऑक्सीडाइज्ड मेटल तेल में मिला के इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा लेड ऑक्साइड, एल्युमिनियम ब्रोमाइड, क्रोमियम आयोडाइड, मरकरी सल्फाइड इत्यादि प्रकार के रासायनिक पदार्थों का मिश्रण करके विभिन्न प्रकार के रंगों को तैयार किया जाता है, जो कि शरीर, त्वचा और तमाम चीजों के लिए बहुत हानिकारक है। जनपद हापुड़ में नीम नदी को एक बार फिर से अविरल बनाने के लिए लोग प्रयासरत दिख रहे हैं। इस नदी को अविरलता प्रदान करने के लिए स्थानीय समाजसेवी भी आगे आए हैं। यह नदी अतिक्रमण की भेंट चढ़कर लुप्त हो रही थी। कोविड काल में लोगों ने इस नदी को बचाने की मुहिम की शुरुआत की। प्रशासन भी अब इस अभियान में साथ खड़ा नजर आ रहा है। इसके लिए स्थानीय लोगों को जागरूक किया जा रहा है और श्रमदान के माध्यम से नदी की सफाई की जा रही है। अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, जिससे यह नदी पुनः अपने मुख्य रूप में दिखने लगे। और ये नदी दोआब क्षेत्र के एक प्रमुख नदी है। गंगा और यमुना के बीच की नदी है, जो मेरे इस क्षेत्र के 25-30 गांवों को हरा भरा बनाती हुई जाती थी, लेकिन कुछ समय से ये मृत प्राय हो गई थी और हम नीम नदी संसद प्रत्येक गांव की बना के इस नदी के पुनरुद्धार की योजना बना रहे हैं। तो ये नीम नदी एक ऐसी नदी है पूरे विश्व में नंबर एक अकेली नदी है जो प्रदूषित नहीं है, जिसमें खुद तालाबों का पानी जाता, लेकिन वो करीब 4-5 दशक पहले ग्रामीणों के अनदेखी के चलते विलुप्त हो गई थी, जिसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं था। उसके लिए अभी फिलहाल दिसंबर 2020 में एक मुहिम छेड़ी गई है, उसमें हम भी शामिल हैं और अब इसके लगभग हापुड़ जिले के 8 गांव से होकर ये गुजरती है और ये अलीगढ़ तक जाती है। तो इसमें अब गांवों के लोग जुड़ गए हैं, गांवों के लोग सामने आ गए हैं, वो सफाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, शासन प्रशासन जुड़ता जा रहा है और एक मुहिम अभियान बन चुका है। वाराणसी में पर्यावरण के अनुकूल होली मनाई जा रही है। इस बार होली में गोबर के उपलों का प्रयोग किया जा रहा है। आकर्षक ढंग से होली को सजाया गया है। ऊपर होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा रखी गई है। पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, इसका विशेष ध्यान भी रखा जा रहा है। किसी भी प्रकार की प्लास्टिक या सिंथेटिक कचरा होली में न जाए, इसका भी ध्यान रखा गया है। होली के चारों तरफ लिखा गया है शुद्ध काशी सुंदर काशी। वहीं कोरोना से बचाव का संदेश भी दिया गया है। ये सब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में उनके मार्गदर्शन के कारण हो पा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जानवरों के गोबर से, गाय के गोबर या भैंस के गोबर से बनाया जाता है। इससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। हम लोग तो पहले ये कहेंगे कि हम लोग को सौभाग्य है कि हम लोग हमारे देश के सबसे उज्जवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा सपना है स्वच्छता, पर्यावरण,
हम लोग ये नहीं चाहते कि पर्यावरण को किसी चीज़ को दूषित करके, वातावरण खराब करके, किसी चीज़ को करके हम लोग होलिका को जलाया जाए। हम लोगों ने इस बार जो होलिका यहाँ पे बनाई गई है वो गोबर से बनाई, गोबर के से बने हुए उसको गोहरा कहते हैं, उससे लगाई गई है, जिससे पर्यावरण को देखते हुए कोई नुकसान ना हो, कोई दूषित ना हो, वातावरण खराब ना हो। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में दूसरे दिन मंदिर में किए दर्शन और कांडी मंदिर में की पूजा अर्चना। मतुआ समुदाय के लोगों को किया संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में महाराणा प्रताप की मूर्ति का किया अनावरण। इस अवसर पर उन्होंने बहराइच के लिए 333 करोड़ रुपए से अधिक की लगभग 115 परियोजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास। लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए होली के अवसर पर कैसरबाग स्टेशन को किया गया सैनिटाइज। लोगों को की जा रही है थर्मल स्कैनिंग। और होली के अवसर पर बढ़ती हर्बल रंगों की मांग को सोनभद्र की महिलाएं कर रही हैं पूरा। पलाश के फूलों से बना रही हैं हर्बल रंगोलाल। ऑनलाइन हो रही है बिक्री। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। मुझे यानी योगेश शर्मा को दीजिए अब इजाजत। नमस्कार।